नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 8 के अध्याय 6 को आज हम पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है दहन और ज्वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। हम घर पर, उद्योगों में और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का प्रयोग विविध प्रयोजन के लिए करते हैं। क्या आप अपने घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हैं? व्यापार और उद्योगों में उपयोग होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बताइए। मोटर गाड़ियां चलाने में कौन से ईंधन काम आते हैं? आपकी सूची में सम्मिलित ईंधन होंगे। तो ये सभी जो प्रश्न हैं उसके हम यहाँ पर अब उत्तर को जानेंगे। क्या है वे सभी ईंधन? गोबर, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस अर्थात सीएनजी आदि। आप मोमबत्ती के जलने से परिचित हैं। मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है? तो क्या अंतर है? तो मोमबत्ती जब जलता है तो हमें रोशनी ज़्यादा प्राप्त होती है और ऊष्मा कम प्राप्त होती है, जबकि जब कोयले को हम जलाते हैं तो इससे रोशनी कम प्राप्त होता है, जबकि इसमें ऊष्मा अधिक निकलती है। तो यही अंतर है। शायद आपका अनुमान सही था, मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है। जी हाँ, जबकि कोयला नहीं। इसी प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं। आइए जलने के रासायनिक प्रक्रम और इस प्रक्रम में उत्पन्न ज्वाला के प्रारूपों का अध्ययन करें। 6.1 दहन क्या है? कक्षा 7 में मैग्नीशियम दहन के क्रियाकलाप का स्मरण करिए। हमने देखा था कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। चित्र 6.1 को देखेंगे। यहाँ पर मैग्नीशियम का दहन को दिखाया गया है, यह किस तरह से ऊष्मा को निकाल रहा है। इसी प्रकार का क्रियाकलाप हम एक कास्ट कोयले का टुकड़ा लेकर कर सकते हैं। कास्ट कोयले के टुकड़े को सनासी से पकड़िए और एक मोमबत्ती अथवा बुनसेन बर्नर की ज्वाला के निकट लाइए। अब क्या देखते हैं? हम पाते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलता है। हम जानते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। तो जब हम कास्ट कोयले को वायु में जलाएंगे तो आसानी से जलेगा और उससे क्या हमें मिलेगा? सबसे पहले जब वो जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा मिलेगा हमें और प्रकाश मिलेगा। अब है रासायनिक प्रक्रम, जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। तो फिर से हम इसे पढ़ेंगे। दहन किसे कहते हैं? तो वह रासायनिक प्रक्रम, वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, उसे हम दहन कहते हैं। अर्थात जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो हम उसे दहन कहते हैं। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह्य कहलाता है। इसका मतलब है कि जो पदार्थ को हम जलाते हैं उसे हम दाह्य कहते हैं। इसे ईंधन भी कहते हैं और जो पदार्थ हम जलाते हैं उसे हम ईंधन भी कहते हैं, जैसे कोयला, लकड़ी, काष्ठ कोयला, सीएनजी गैस, पेट्रोल, डीजल इत्यादि। ईंधन ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। तो ठोस ईंधन कौन कौन से हैं? कोयला है। द्रव ईंधन कौन है? द्रव ईंधन है हमारा पेट्रोल, डीजल आदि। और गैस वाले ईंधन है सीएनजी, एलपीजी आदि। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो जब जब दहन होता है तो ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में हमें प्रकाश भी प्राप्त होता है। ऊपर दी गई अभिक्रिया में मैग्नीशियम और कास्ट कोयला दाह्य पदार्थ हैं। तो मैग्नीशियम और कास्ट कोयला जो ऊपर हम इन्हीं से प्रयोग किए थे जलाकर, तो हम पहले ही ऊपर पढ़ चुके हैं कि जो पदार्थ को हम जलाते हैं उसे हम दाह्य कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैग्नीशियम और कास्ट कोयला दाह्य पदार्थ हैं। फिर बुझो बोलता है, हमें बताया गया था कि भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है। तो इसका उत्तर पहेली देती है, ठीक ही तो है। हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपघटित होता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह हमने कक्षा 7 में सीखा था। तो जी हाँ, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन हमारे पेट में जाता है और अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन से, और जिससे कि वह टूट जाता है और टूटने के बाद हमारे शरीर को ऊर्जा देता है और ऊष्मा देता है। और कि यही कारण है कि भोजन से हमें एनर्जी मिलती है। फिर है 6.1 स्ट्रॉ, माचिस की तीलियां, मिट्टी का तेल, कागज, लोहे की कील, पत्थर के टुकड़े, शीशा आदि कुछ पदार्थ इकट्ठे करिए। अपने शिक्षक की देखरेख में इन पदार्थों को एक एक कर जलाइए। यदि पदार्थ जलता है तो इसे दाह्य दिखाइए, अन्यथा उसे अदाह्य दिखाइए। सारणी 6.1 में देखेंगे। लकड़ी क्या है? दाह्य है। कागज भी जलता है इसलिए दाह्य है। लोहे की कीलें, ये नहीं जलेगा, अदाह्य है। मिट्टी का तेल आसानी से जलेगा, दाह्य है। पत्थर का टुकड़ा नहीं जलेगा, अदाह्य है।
स्ट्रॉ, स्ट्रॉ जल जाएगा, दाह्य है। काष्ठ कोयला, काष्ठ कोयला भी जल जाएगा, दाह्य है। माचिस की तिलियां, ये तो आसानी से जलती है, दाह्य है। कांच, कांच नहीं जलेगा, इसलिए यह अदाह्य पदार्थ है। क्या आप कुछ और पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो दाह्य हैं? आप इन्हें सारणी 6.1 में जोड़ सकते हैं। आइए उन परिस्थितियों का पता लगाएं जिनमें दहन होता है। क्रियाकलाप 6.2 करेंगे। सावधानी रखेंगे, क्या चीज? जलती मोमबत्ती को पकड़ते समय हम सावधानी रखेंगे। एक जलती मोमबत्ती को मेज के ऊपर रखिए। कांच की चिमनी को मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के 2 गुटकों की सहायता से इस प्रकार रखिए कि वायु का चिमनी में प्रवेश होता रहे। चित्र 6.2 का ए। देखिए, इसे हम अच्छा से समझेंगे। यह जो है सफेद कलर का, यह है चिमनी। चिमनी अर्थात शीशा, जो कि ऊपर से क्या है, खुला हुआ है, नीचे से भी खुला हुआ है। और यह एक गुटका और यह दूसरा गुटका, तो इसी दोनों गुटकों के ऊपर में इस चिमनी को हम बैठाकर रखेंगे। अर्थात यहाँ से हवा जाएगा और जहाँ जहाँ पर खाली है नीचे, वहाँ से क्या जाएगा, ऑक्सीजन प्रवेश करेगा इसमें। यह हुआ 6.1 चित्र। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए ज्वाला को क्या होता है। अब लकड़ी के गुटके हटाकर चिमनी को मेज पर टिका दीजिए। 6.2 बी में अब यहाँ पर क्या किए, इन दोनों गुटकों को हटा दिए और डायरेक्ट चिमनी को यहाँ पर रख दिए। तो अब यहाँ पर हवा सिर्फ ऊपर से जा रहा है, इसमें हल्का मात्रा में। पुनः ज्वाला को देखिए। अंत में एक कांच की प्लेट चिमनी के ऊपर रख दीजिए। चित्र 6.2 सी। यहाँ पर सी में दिखाया गया है। यहाँ से तो हवा नहीं जाएगा क्योंकि यह पूर्ण रूप से अब नीचे नीचे चला गया है यह चिमनी। अब क्या बोला है कि ऊपर से भी एक कांच की प्लेट हमें लगा देना है। और जब यह कांच की प्लेट से ऊपर ढक देंगे हम, तो हवा किसी भी तरह से नहीं जाएगा और नहीं जाने के कारण मोमबत्ती बुझ जाएगा। क्यों बुझ जाएगा? क्योंकि दहन जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव होता है। ज्वाला को पुनः देखिए, फिर से देखेंगे। तीनों स्थितियों में क्या होता है? क्या ज्वाला कंपन करते हुए बुझ जाती है? क्या यह कंपन करती है और धुआं देती है? क्या यह अप्रभावित जलती रहती है? क्या आप दहन प्रक्रम में वायु की भूमिका के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो यहाँ पर हम उसका निष्कर्ष निकालते हैं। हम पाते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। अवस्था ए में मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है, जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है। जी हाँ, तो ए में चिमनी के नीचे से यहाँ से क्या हो रहा था, हवा प्रवेश कर रहा था, इसलिए निर्वात जल रहा था। फिर है अवस्था बी में, जब चिमनी में नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती तो ज्वाला में कंपन होता है और धुआं उत्पन्न होता है। यहाँ पर जैसे ही चिमनी को नीचे रखे तो यहाँ से हवा रुक गया, हवा अंदर नहीं जाने सका। इसके कारण यह जो है वो कंपन करते हुए हल्का हल्का बुझने लगा और इससे धुआं निकलने लगा। उसके बाद है अवस्था सी में, ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसे वायु उपलब्ध नहीं हो पाती। और अवस्था सी में हमने पूर्ण रूप से ऊपर से कांच की प्लेट लगाकर इसे ढक दिया था, जिसके कारण से हवा अवरुद्ध हो गया और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं जाने के कारण मोमबत्ती बुझ जाता है। फिर बुझो कहता है, हमने पढ़ा है कि सूर्य अपनी उष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है। क्या यह भी एक प्रकार का दहन है? तो यह भी एक प्रकार का दहन ही है। सूर्य में क्या होता है, सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम गैस दोनों मिलकर के ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होते हैं, जलते रहते हैं और इसी कारण से हमें प्रकाश और उष्मा प्राप्त होते रहता है। यहाँ पर है, सूर्य में उष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। आप इस प्रक्रम के बारे में आगे चलकर पढ़ेंगे, तो नाभिकीय अभिक्रिया के बारे में हम आगे जा करके और अच्छा से पढ़ेंगे। क्रियाकलाप 6.3, एक लकड़ी या लकड़ी के कोयले का जलता हुआ टुकड़ा लोहे की प्लेट या तवे पर रखिए। इसे एक कांच के जार अथवा पारदर्शक प्लास्टिक जार से ढक दीजिए। देखिए क्या होता है। क्या कुछ समय बाद लकड़ी का कोयला जलना बंद हो जाता है? क्या आप सोच सकते हैं कि यह जलना बंद क्यों हो गया? इसलिए अब जलना बंद हो गया क्योंकि उसमें हवा का अवरोध हो गया, मतलब उसमें हवा नहीं जाने लगा। आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। चित्र 6.3, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं? तो 6.3 में यहाँ पर एक कंबल में लिपटा हुआ व्यक्ति है जिसके वस्त्रों ने आग पकड़ ली थी और इसे हम कंबल से लपेट देते हैं, पूरी तरह से इसे ढक देते हैं। क्यों? क्योंकि कंबल जो होता है वो मोटा, हल्का मोटा कपड़ा होता है और यह हवा को अंदर जाने और बाहर आने से रोकता है, और जिसके कारण से जब आग पकड़ा हुआ जो कपड़ा रहता है हमारा, वो कंबल के लपेटे जाने के बाद हवा से अवरुद्ध हो जाता है, अर्थात उसमें ऑक्सीजन अंदर नहीं पहुंच पाता है और जिसके कारण से
कपड़ा जलना बंद कर देता है। फिर आगे हम पढ़ेंगे, अब अपने कुछ अनुभवों को स्मरण करिए। क्या एक माचिस की तीली अपने आप जल उठती है? यह किस प्रकार जलाई जाती है? इसे हम जानेंगे अभी। आपको कागज के टुकड़ों को जलाने का अनुभव अवश्य होगा। जब जलती हुई माचिस की तीली इसके पास लाते हैं तो क्या यह जल उठता है? क्या आप लकड़ी के एक टुकड़े को जलती माचिस की तीली उसके पास ला कर जला सकते हैं? लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए आपको कागज अथवा मिट्टी के तेल का उपयोग क्यों करना पड़ता है? क्या आपने जंगल में लगने वाली आग के बारे में सुना है? तो यहाँ पर हम यही जाने कि कागज के टुकड़े को जलाने के लिए, जब हम कागज के टुकड़े को जलाते हैं मतलब माचिस की तिल्ली को जला करके सबसे पहले कागज में सटा देते हैं और फिर धीरे धीरे कागज जलने लगता है। फिर उसके ऊपर में पढ़े थे कि माचिस की तिल्ली अपने आप जल उठती है, तो माचिस की तिल्ली अपने आप नहीं जलती है। जब हम माचिस के डिब्बी में घर्षण करते हैं माचिस की तिल्ली से तभी यह जलती है। उसके बाद लकड़ी के टुकड़े को जलती माचिस की तिल्ली उसके पास लाकर जला सकते हैं। तो लकड़ी का अगर टुकड़ा है तो वह उसे सिर्फ माचिस की तिल्ली से उसे जलाना हमें संभव नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उस लकड़ी के टुकड़े में या तो हम मिट्टी का तेल डालते हैं या फिर कोई भी ईंधन डालते हैं। तो इससे मिट्टी के तेल डालने से उसमें आसानी से आग पकड़ लेती है और वह कोयला या फिर लकड़ी आसानी से जलने लगता है। क्या आपने जंगल में लगने वाली आग के बारे में सुना है? तो जंगल में लगने वाली आग के बारे में तो हमने सुना है। चलिए इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है। घास में आग पेड़ों में फैलती है और जल्द ही पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाना बहुत कठिन होता है। तो जी हाँ, जंगल का आग जो होता है वो बहुत भयावह होता है। यह बहुत अधिक मात्रा में बड़े क्षेत्र में पेड़ों को नष्ट कर देता है जलाकर। क्या ये अनुभव आपको बताते हैं कि विभिन्न पदार्थ विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। तो इन सभी बातों से हमें यह पता चला कि जो पदार्थ होते हैं उनके जलने का भी अलग अलग तापमान होता है। तो ज्वलन ताप क्या है? तो वह न्यूनतम ताप अर्थात वह कम से कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। क्या अब आप बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तीली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ लेती? माचिस की तीली माचिस की डिबिया के बगल में रगड़ने पर क्यों जल जाती है? तो माचिस की डिब्बी में जब हम तिल्ली को रगड़ते हैं तो फिर उसमें घर्षण उत्पन्न होता है और घर्षण के कारण वह माचिस की तिल्ली और डिबिया के बीच में एक उष्मा उत्पन्न होता है अर्थात ज्वलन ताप बनता है और वही न्यूनतम ताप के कारण माचिस का तिल्ली जल उठता है। फिर यहाँ पर एक नोट है, माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। 5000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ था। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगाया जाता था। जब इसे किसी खुरदरी सतह से रगड़ा जाता था तो घर्षण की उष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित हो उठता था। इससे माचिस की तिल्ली का दहन प्रारंभ हो जाता था। परंतु श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वालों और माचिस का उपयोग करने वालों दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। आजकल निरापद माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। इसका मतलब है कि अभी जो हम माचिस का तिल्ली का प्रयोग करते हैं उसमें एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा हुआ रहता है। रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं जो कम खतरनाक होता है। तो जिस डिब्बी में हम रगड़ते हैं तो उसमें क्या लगा रहता है? चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस। इसे हम याद रखेंगे, लाल फास्फोरस। जब माचिस की तीली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। यह तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया कर पर्याप्त उष्मा उत्पन्न कर देता है जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है और इस तरह से हमारा माचिस की तिल्ली जलती है। हमने पाया कि दाह्य पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता या जल नहीं सकता जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा रहता है
कमरे के ताप पर कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ते, परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दें तो वह आग पकड़ लेता है। क्या इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है? क्या इसका अर्थ है कि मिट्टी के तेल के रखने में हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी? निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रदर्शित करता है कि किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक है। तो चलिए हम एक क्रियाकलाप से समझते हैं इसे। जलती हुई मोमबत्ती से सावधानी से काम लीजिए। कागज के 2 कप तैयार करिए। इनमें से एक कप में 50 ml जल डालिए। दोनों कपों को अलग अलग मोमबत्ती द्वारा गर्म करिए। आप क्या देखते हैं? तो हम यही देखेंगे कि जल में जो रखा हुआ है तो इसका जो ज्वलन ताप होगा वो अधिक होगा, और जिसके कारण से यह कागज का टुकड़ा नहीं जलेगा जल्दी। लेकिन यह जो कागज है ये तो सिर्फ कागज है, इसमें कुछ हम पानी उनी नहीं रखे हैं, इसके कारण इसका ज्वलन ताप कम होगा और यह आसानी से आग पकड़ लेगा। कागज के खाली कप का क्या होता है? जल युक्त कागज के कप का क्या होता है? क्या इस कप का जल गर्म हो जाता है? तो जी हाँ, गर्म हो जाता है जल। यदि हम कप को गर्म करना जारी रखें तो हम कागज के कप में भी जल को उबाल सकते हैं। क्या आप इस परिघटना का कोई स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? कागज के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है, अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए वह जलता नहीं है। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, उन्हें हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। इसे हम फिर से एक बार पढ़ लेंगे। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, उन्हें हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। तो ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण कौन कौन से हैं? पेट्रोल, एल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस अर्थात एलपीजी, जिसे हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी बोलते हैं, आदि। क्या आप कुछ और ज्वलनशील पदार्थों की सूची बना सकते हैं? तो जी हाँ, इसमें बहुत सारे आ सकते हैं। सीएनजी भी आ सकता है ना। तो आगे पढ़ते हैं हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं? तो आग तो लग गया, लेकिन अब इस पर नियंत्रण कैसे पाएंगे उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। आपने घरों, दुकानों और कारखानों में आग लगते देखा या सुना होगा। यदि आपने इस प्रकार की कोई दुर्घटना देखी है तो उसका संक्षिप्त विवरण अपनी नोटबुक में लिखिए। यह अनुभव अपने कक्षा के साथियों के साथ भी बांटिए। नोट है, अपने क्षेत्र की अग्नि सेवा के टेलीफोन नंबर का पता लगाइए। यदि आपके या आपके पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो सबसे पहले अग्निशमन सेवा को सूचित करिए। यह जरूरी है कि हम सबको अग्निशमन सेवा के टेलीफोन नंबरों की जानकारी होनी चाहिए। जी हाँ, इसका जानकारी होना चाहिए ताकि अगर हमारे आस पड़ोस में कहीं भी आग लगे तो जल्दी से हम उस नंबर पर कॉल करें और अग्निशमन सेवा को सूचित करें। फायरमैन दबाव के साथ जल फेंककर आग बुझाता है। तो जी हाँ, फायरमैन जब आते हैं तो रेड कलर का गाड़ी रहता है, इसमें पानी भरा हुआ रहता है, इसी से पाइप के द्वारा ये आग को बुझाते हैं। पाइप से जो पानी रहता है उसे छिड़कते हैं और ये जो पाइप उसका प्रेशर बहुत अधिक होता है, जिसके कारण ऊंचे ऊंचे घरों में भी पानी पहुंच जाता है और आग को बुझा देता है। क्या आपके शहर नगर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? जब फायर ब्रिगेड आती है तो वह क्या करती है? वह आग पर जल डालती है। क्या करती है? वह आग पर जल डालती है। जल ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है जिससे उनका ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। तो जल का काम है कि जो पदार्थ का जितना ज्वलन ताप है उस ज्वलन ताप को क्या करना? कम कर देना। ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है। जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। आपने पढ़ा है कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती है। क्या आप इन आवश्यकताओं की सूची बना सकते हैं? ये आवश्यकताएं हैं ईंधन, वायु अर्थात ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु, और ऊष्मा ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु। इनमें से एक और अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होते हैं। ध्यान दीजिए कि अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए यदि किसी भवन में आग लगती है तो संपूर्ण भवन ही ईंधन होता है, तो इसे हम हटाते नहीं है, बल्कि उसका जो आग जो जलते रहता है तो उसमें जो तापमान होता है उसको हम कम करने का कोशिश करते हैं। और जब हम उसमें जल का छिड़काव करते हैं तो जो वस्तु जल रहा होता है उसका तापमान बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण से उसमें आग नहीं लगती और वह आग बुझ जाता है। तो इस तरह से आज हम इतना ही पढ़ेंगे और अगले
पार्ट में हम फिर से इसके आधे पार्ट को पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।